हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का आज आज हम प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसी की यहाँ पर हम देखते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पर लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। वहीं पर ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलता है और उसे आसानी से यानी पढ़ा भी जा सकता है। वहीं पर देखेंगे कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इस इतिहास को इस 3 भाग में जॉन ब्रूस नामक व्यक्ति ने बांटा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के समय पाषाण यानी पत्थर का उपयोग ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। उस समय कोई भी धातु की खोज नहीं हो सकी थी, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्ययुगीन काल भी कहा जाता है क्योंकि उस समय कांस्य धातु का उपयोग ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लौह युगीन ऐतिहासिक काल में लोहे की प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुई है, इसीलिए इसे लौह युगीन काल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं पाषाण काल और कांस्ययुगीन और लौह युगीन, इस 3 भाग में क्रिश्चियन जे थॉमसन ने 1820 में बांटा था। यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम हिस्टोरिका है। अब यहाँ पर देखिए विश्व मानव संग्रहालय कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का एक शहर है। कोपेनहेगन में विश्व पुरातात्विक स्रोत यानी विश्व के सभी जगह से यानी सभी देशों से जो भी खुदाई के माध्यम से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उसका साक्ष्य कहाँ रखा गया है? कोपेनहेगन में रखा गया है। वहीं पे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय यानी भारतीय पुरातात्विक के स्रोत यहाँ पर रखे गए हैं जो कि भोपाल में है। अब यहाँ पर देखते हैं 1993 से पहले इसका नाम मानव संग्रहालय था, लेकिन 1993 में इसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। तो भारत, अब नीचे देखते हैं, भारत में पुरातात्विक स्रोत के जनक कनिंघम को माना जाता है। तो वहीं पर विश्व में पुरातात्विक स्रोत के जनक जॉन ब्रूस को माना जाता है। फिर से एक बार देखते हैं ऊपर से, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। वहीं पर आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। वहीं पर प्रागैतिहासिक काल में स्टोन यानी पत्थर का यूज ज़्यादा हुआ है, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में कांसा धातु का उपयोग ज़्यादा हुआ, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, इसीलिए इसे लौह युगीन कहा जाता है। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। विश्व संग्रहालय यानी विश्व पुरातात्विक जो वहाँ पर जहाँ विश्व संग्रहालय में रखा गया, विश्व के सभी देशों से पुरातात्विक स्रोत जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ रखा गया है? कोपेनहेगन में। यानी विश्व संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में।
इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, जिसका नाम 1993 में इंदिरा गांधी संग्रहालय किया गया था। उससे पहले उसका नाम था उसका नाम था मानव संग्रहालय। भारत में पुरातात्विक स्रोत के जनक कनिंघम को माना जाता है। विश्व में पुरातात्विक स्रोत के जनक जॉन ब्रूस को माना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जिससे अब यहाँ पर मेन आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। यहाँ पर देखते हैं पूरा पाषाण काल इन तीनों काल में सबसे लंबा काल माना जाता है, इसीलिए इसे मानव का सबसे लंबा काल भी कहा जाता है। सबसे लंबा काल इसको कहा जाता है पूरा पाषाण काल को। तो यहाँ पर आप पूरा पाषाण काल देखते हैं। मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल जो कि एक बहुत ही लंबा कालखंड है, इसको सही तरीके से पढ़ने के लिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में मुख्य रूप से जलवायु और उस समय पत्थर के उपयोग के माध्यम से बांटा गया था। अब देखते हैं यहाँ पर पूरा पाषाण काल मानव का सबसे लंबा काल माना जाता है। उस समय मानव आदि मानव थे, यानी मानव अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार कर अपना भोजन करते थे। मानव खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक होता था। इससे ये पता लगाया, खाद्य संग्राहक से यह पता लगाया जा सकता है कि उस समय मानव केवल बड़े जीव जंतुओं का ही शिकार करते थे और अगले दिनों के लिए भोजन का यानी खाद्य योग्य सामग्री यानी मांस का संग्रह करके एक जगह रख देते थे। उस समय मानव आदि मानव था। इस काल में मानव खाना बदोश था, यानी उसको केवल खाने से मतलब रखता था। जब भी वो जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ पर शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अब वहाँ पर अगर जानवर की जनसंख्या कमने लगती थी तो वो वहाँ से चल के किसी दूसरे जगह पर चले जाते थे। इससे यह कहा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल में मानव अस्थायी नहीं था। मानव द्वारा आग की खोज इसी काल में हुआ था। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। लेकिन उस समय मानव आग का सही उपयोग करना नहीं जानते थे, यानी वो उस समय मानव कच्चा मांस ही खाया करता था। मानव हथियार के रूप में पत्थर का प्रयोग करता था। मानव हथियार के रूप में पत्थर का प्रयोग करता था। भीमबेटका की गुफा जो कि MP मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में विंध्याचल पर्वत पर नर्मदा नदी के तट पर पाया जा गया है। वहाँ पर शैल्य चित्र यानी पत्थर पर जानवरों का चित्रण दिखाया जाता है, जो कि सबसे प्राचीन प्रमाण है चित्र का। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति ने प्रथम हथियार की खोज की थी। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट प्रथम हथियार की खोज की थी। उस समय पूरा पाषाण के समय कई तरह के हथियार का प्रमाण मिले। उसमें से प्रमुख हथियार है फलक, वेधनी, खुर्ची, साल्क, कुल्हाड़ी, खंडक। फलक जो कि एक प्रकार के पत्थर से ही प्राप्त होते थे, कुल्हाड़ी भी एक प्रकार के पत्थर के हथियार थे। निम्नलिखित फलक, वेदनी, खुर्ची, साल्क, कुल्हाड़ी, खंडक इत्यादि सब पत्थर से ही बनाए जाते थे। प्रमुख स्थल पूरा पाषाण काल के समय प्रमुख स्थल की खोज कश्मीर, थार, बेलन घाटी जो कि यूपी में है, कश्मीर, थार जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो कि वहीं पर अभी एक प्रसिद्ध मरुस्थल है थार मरुस्थल, जिसे पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सोहन नदी की घाटी पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। बीजापुर जो कि
यूपी में है, और वहीं इमाम गांव महाराष्ट्र में है। मानव की उत्पत्ति जो कि अफ्रीका से हुआ था, लेकिन सभ्य मानव का विकास कहाँ से हुआ था? एशिया से। इसको पुनः से एक बार ऊपर से देखते हैं। पूरा पाषाण काल को सही तरीके से पढ़ने के लिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग जलवायु और पत्थर के उपयोग के आधार पर बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को मानव का सबसे लंबा काल माना गया है। पूरा पाषाण काल में मानव अखेट यानी शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। पूरा पाषाण काल के समय आदि मानव था। उस समय मानव खाद्य संग्राहक यानी शिकार करके मवेशी यानी जानवर का मांस को स्टोर यानी संग्रहक एक जगह इकट्ठा करके रखता था। इस काल में मानव खाना बदोश था, यानी मानव को खाना खाने के अलावा और कोई कार्य नहीं होता था। और जिस भी क्षेत्र में वो निवास करता था, अगर वहाँ पर जानवर की जनसंख्या अगर घटने लगती थी, जिससे उसको शिकार में प्रॉब्लम आने लगती थी, तो वो दूसरे जगह चले जाते थे। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि पूरा पाषाण काल में मानव अस्थायी नहीं था। मानव द्वारा आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुआ, लेकिन आग का सही प्रयोग उस समय मानव नहीं जानता था। मानव हथियार के रूप में पत्थर से बने विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग करता था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में विंध्याचल पर्वत पर नर्मदा नदी के तट पर पाया जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट प्रथम व्यक्ति थे जिसने प्रथम हथियार की खोज की थी। प्रमुख हथियार के तौर पर पूरा पाषाण काल में फलक, वेदनी, खुर्ची, साल, कुल्हाड़ी और खंडक का प्रयोग होता था। प्रमुख स्थल कश्मीर से कुछ साक्ष्य मिले हैं। थार जो कि राजस्थान में है, बेलन घाटी जो कि यूपी में है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, शोहर नदी घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, बीजापुर यूपी में है और इमाम गांव महाराष्ट्र में है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ था, लेकिन सभ्य मानव का विकास एशिया में हुआ था। अब यहाँ देखते हैं मध्य पाषाण काल को 12,000 से लेकर के और 5,000 BC तक इसका समय माना गया है। इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय छोटे पत्थरों का यूज ज्यादातर हथियार के रूप में होता था, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल के पशुपालन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। पशुपालन सर्वप्रथम प्रारंभ होता है मध्य पाषाण काल से, लेकिन वहीं पे पूछेगा जब पशुपालन सुनियोजित ढंग से किस काल में स्टार्ट हुआ, तो वो होता है नवपाषाण काल से होता है। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ MP तथा बागौर राजस्थान से मिलता है। इस काल में सर्वप्रथम खेती का प्रमाण आदमगढ़, वो भी कहाँ है? MP यानी मध्य प्रदेश में है। हड्डी से निर्मित हथियार मिलता है महदहा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। हड्डी से बने हथियार का साक्ष्य मिलता है महदहा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। एक ही कब्र से तीन मानव का कंकाल ये मिलता है दमदमा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। मध्य पाषाण काल के मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य सर्वप्रथम देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल से, लेकिन वहीं पे पूछेगा जो मृदभांड, तो मृदभांड मिलता है
मृदभांड मिलता है नवपाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के लोग भोजन के लिए शिकार और मछली पकड़कर अपना भोजन किया करते थे। ठीक है। डॉक्टर नारायण पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक पुरातत्व विमर्श, डॉक्टर नारायण पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नहरराय एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, डॉक्टर नारायण पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पुरातत्व विमर्श। इसमें लिखा गया है कि महदहा, सराय, नहरराय एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डियों के कुछ आभूषण या उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखते हैं फिर से पुनः से मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य पाषाण काल के समय छोटे पत्थरों से बने हथियार का उपयोग ज्यादा होता था, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। छोटे पत्थर को माइक्रोलिथ कहते हैं, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। इस काल में सर्वप्रथम खेती का प्रमाण सर्वप्रथम मिलता है आदमगढ़, जो कि एमपी में एक जगह है, वहां से खेती का प्रमाण मिलता है। पशुपालन का साक्ष्य ये भी कहाँ से मिलता है? आदमगढ़, और एक जगह है राजस्थान के बागौर में, वहां से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। हड्डी से निर्मित हड्डी से हथियार जो बनाए जाते थे वो मिलता है महदहा है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है। उसके आगे देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल, एक ही कब्र यानी एक ही साथ 3 मानव को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वो मिलता है दमदमा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। वहीं पे देखते हैं मध्य पाषाण काल से मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वहीं पे अगर पूछेगा कि मृदभांड, जो कि एक मिट्टी के बर्तन ही होता था, उसका साक्ष्य मिलता है नवपाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिलता है। वहां पे आगे देखते हैं, मध्य पाषाण काल के लोग भोजन के लिए शिकार और मछली का उपयोग करते थे। डॉक्टर नारायण पांडे जो एक बुक लिखे थे, उसका नाम था पुरातात्विक विमर्श में महदहा, सराय, नहरराय एवं दमदमा तीनों स्थल से हड्डी के उपकरण एवं हड्डी से बने आभूषण का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नवपाषाण काल का कार्यकाल 5000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी माना जाता है। मानव सर्वप्रथम सुनियोजित ढंग से खेती करना प्रारंभ करता है, वो होता है नवपाषाण काल। लेकिन वहीं पे मानव खेती करना सबसे पहले अगर प्रारंभ किया तो वो होता है मध्य पाषाण काल से। मानव सर्वप्रथम अस्थायी हुआ और रहने के लिए घर बनाया, ये नवपाषाण काल की बात है। मानव सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था, ये बात है नवपाषाण काल के है। गेहूं की खेती का साक्ष्य पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़ से गेहूं का खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, जो कि शिवालिक और किरथर पहाड़ी के मध्य में पड़ता है। शिवालिक नहीं, मेहरगढ़ से मिलता है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यह सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य में है। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी शिवालिक पर्वत का ही शेष भाग है। मृदभांड का प्रचलन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। अब ये मृदभांड एक तरफ से मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था और उसे पका करके ठोस बनाया जाता था। जिसे आजकल को देखने को मिलता है, होता है घड़ा टाइप का होता है मिट्टी का, उसी को कहा जाता था मृदभांड। होमोसेपियंस मानव यानी बुद्धिमान, होमोसेपियंस मानव का विकास सर्वप्रथम नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। वहीं पर मानव की उत्पत्ति
तो अफ्रीका और सभ्य मानव तो एशिया होता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। व्यवस्थित रूप से पशुपालन नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। वहीं पे पशुपालन सर्वप्रथम स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल में। सबसे प्रथम मानव कुत्ता को पालतू बनाता है। यहाँ पर देखते हैं मानव सर्वप्रथम खेती सुनियोजित ढंग से करना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर खेती सुनियोजित ढंग से स्टार्ट किया तो खेती, अगर मान लेते हैं गेहूं की फसल अगर लगाई जाती है तो उसको उपजने में 6 महीने का लमसम टाइम लगता है। तो उस बीच में उसको रख करके वहां पे देखभाल करना पड़ता था। इसीलिए मानव सर्वप्रथम अस्थायी हुआ। वहां पर रहने के लिए सीधे तो नहीं रह सकता था, इसीलिए वहां पे घर बनाना या झोपड़ी बनाना स्टार्ट किया था, जिसे आवास कह सकते हैं। मानव सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाता है। ठीक है, गेहूं की खेती का साक्ष्य सर्वप्रथम सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में एक जगह है मेहरगढ़, पाकिस्तान के, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है। वहां से गेहूं की खेती का साक्ष्य सर्वप्रथम मिलता है, जो कि शिवालिक पर्वत का ही एक भाग है। मृदभांड का प्रचलन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानव का सर्वप्रथम विकास नवपाषाण काल में हुआ। वहीं पे मानव का विकास, सीधे अगर मानव की उत्पत्ति पूछता है तो वो होगा अफ्रीका, और सभ्य मानव के यानी होगा एशिया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। वहीं पर व्यवस्थित ढंग से पशुपालन नवपाषाण काल में हुआ, लेकिन सीधे पशुपालन अगर रहे तो वो होगा मध्य पाषाण काल में। यहाँ तक हम देख लिए। उसके बाद नवपाषाण काल की प्रमुख स्थल और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम इससे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।